नमस्कार। हम लोग बात कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। हमने देखा कि किस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई और उसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया और किस प्रकार प्रथम अधिवेशन में इसके लक्ष्यों को निर्धारित किया गया और साथ-साथ इस 9 प्रस्तावों को पारित किया गया। उसी 9 प्रस्तावों में एक प्रस्ताव था कि अगला अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया जाएगा, जिसके आधार पर दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। कलकत्ता में अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे इस अधिवेशन के, जो कि 1886 में 1885 में प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था। 1886 में दूसरा अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। आइए इस चर्चा में प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। जब एओ ह्यूम इस अधिवेशन की व्यवस्था करने के लिए बंगाल आए तो उन्होंने महसूस किया कि बिना सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और उनकी संस्था इंडियन एसोसिएशन को कांग्रेस में मिलाए कांग्रेस का प्रभावी ढंग से यहाँ पर कार्य कर पाना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने दादा भाई नौरोजी के साथ मिलकर प्रयास किया और उसमें सफल भी हुए और अंततोगत्वा इंडियन एसोसिएशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। यह पहली प्रमुख बात थी इस अधिवेशन की। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें यह स्वीकृत किया गया कि प्रमुख केंद्रों पर कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया जाएगा, जो कांग्रेस के प्रचार प्रसार में एक सहयोगी के रूप में भूमिका का निर्वहन करेगा। नंबर 2 और लोगों में जागरूकता फैलाएगा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिद्धांतों, उसके लक्ष्यों को जनमानस में फैलाने का कार्य करेगा। इसलिए प्रमुख केंद्रों पर कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया गया। इस अधिवेशन के बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डफरिन ने इस संस्था के संचालन के लिए सहमति दी थी। उसी डफरिन ने, जो कि तत्कालीन वायसराय थे, उस लॉर्ड डफरिन ने गार्डन टी पार्टी का आयोजन किया, लेकिन उसमें सुरेंद्र नाथ बैनर्जी शामिल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि 1874 ईस्वी में जब सुरेंद्र नाथ बैनर्जी असम के डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे तो उनको बर्खास्त कर दिया गया वहां से। यही रीजन था, यही कारण था कि उनका अंग्रेजी सरकार पर से विश्वास उठ चुका था और कहीं न कहीं वो सरकार के विरोध में और विरोधी की भूमिका का निर्वहन कर रहे थे। इसलिए वो गार्डन टी पार्टी में शामिल नहीं हुए। अगला अधिवेशन, उसी दूसरे अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि अगला अधिवेशन 1887 में मद्रास में आयोजित किया जाएगा और इसी के आधार पर तीसरा अधिवेशन मद्रास में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी और यह कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कई परीक्षाओं में इस प्रश्न को दोहराया जा चुका है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में बहुत सारी ऐसी बातें थीं जो पहली बार घटित हुई थी। सचिव के मामले में तो हम पहले ही जानते हैं कि 1885 से 1906 ईस्वी के मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव एओ ह्यूम स्वयं थे। 1906 में उन्होंने पद का त्याग किया और 1912 में उनकी मृत्यु हुई, जिसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनको अपना धर्म पिता घोषित किया। बहरहाल हम लोग बात कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की, जो कि मद्रास में आयोजित किया गया था 1887 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष सिद्ध हुए या बने। बहुत सारी बातें इस अधिवेशन में पहली बार आयोजित की गई, पहली बार घटित हुई थी। जैसे इसके पहले और दूसरे अधिवेशन में सरकारी सहयोग से संचालन को मूर्त रूप देने की कोशिश की गई थी, अर्थात सरकारी अधिकारियों ने भी चंदा दिया था। लेकिन पहली बार था जब भारतीयों के चंदों से इसका संचालन किया गया।
नंबर 1। नंबर 2, पहली बार इसके संचालन का दायित्व भारतीयों के से बनी एक समिति को सौंपा गया, जो बाद में विषय निर्धारिणी समिति कहलाई, जिसका हम लोग कई बार नाम सुनेंगे आने वाले समय में। पहली बार अभी तक क्या हो रहा था, पहले और दूसरे अधिवेशन में, कि भाषण का जो माध्यम हुआ करता था वह अंग्रेजी हुआ करता था, लेकिन इस बार स्थानीय भाषाओं में भी भाषण दिए गए। तंजौर के म्युनिसिपल कमिश्नर मुकना सिटी ने तमिल भाषा में भाषण दिया। अन्य प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी भाषाओं में यथास्थिति भाषण दिए। तीसरी बात कि इसका प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा था जनमानस में। पहली बार पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि, दूसरे अधिवेशन जो कि कलकत्ता में आयोजित किया गया था उसमें 406 प्रतिनिधि, इस बार 600 समथिंग 607 या 608 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि इसमें रैयतों ने भी भाग लिया था। इसमें 95 रैयतों ने भाग लिया था इस तीसरे अधिवेशन में। यह भी पहली घटना थी। पहली बार सरकारी कर्मचारियों की आलोचना की गई थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उस दौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व उदारवादी नेताओं के हाथों में था और उदारवादी नेता अनुनय विनय की नीति में ज्यादा विश्वास रखा करते थे। तो इस लिहाज से यह पहली बार एक अप्रिय घटना थी कि अंग्रेज अधिकारियों की आलोचना उनके कृत्यों के कारण की गई थी। इस अधिवेशन में 3 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। हालांकि इससे पहले इस अधिवेशन को सफल बनाने में वहां के गवर्नर कोन मेयर का प्रमुख स्थान था, क्योंकि कोन मेयर ने इसको सफल बनाने में काफी प्रयास किया था। जैसा कि डफरिन की तरफ से उसे निर्देश मिला था। क्योंकि डफरिन इस अधिवेशन से ठीक पहले, इस अधिवेशन के शुरू होने से ठीक पहले तक डफरिन यह समझ रहे थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेजी सरकार के हितों की रक्षा करेगी। उन्हें विश्वास नहीं था कि इस तरह के विरोधी भावनाओं का संचार इस अधिवेशन में किया जाएगा। यह उनके लिए अप्रिय घटना थी। लेकिन अधिवेशन के बाद यह बात उनको पता चली। अधिवेशन से पहले तक उन्होंने निर्देश दिया था कोन मेयर को कि इसको सफल बनाने में कोई भी बाधा को, जो भी बाधा आए उसको दूर करते हुए इसको पूर्ण सहमति दो। उस निर्देश का पालन करते हुए कोन मेयर ने वही किया जो डफरिन का निर्देश था। इसमें 3 प्रस्ताव पारित किए गए। पहला प्रस्ताव जो था, वो 3 प्रस्ताव पारित नहीं किए, 3 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। पहला प्रस्ताव था असम कुली एक्ट। चूंकि यह क्षेत्रीय मुद्दा था इसलिए, और पहले अधिवेशन में यह निर्धारित कर दिया गया था कि सिर्फ उन्हीं मुद्दों को उठाया जाएगा जो राष्ट्र के हित में होंगे और राष्ट्रवादी महत्व के होंगे। तो असम कुली एक्ट के विरोध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे वह क्षेत्रीय विषय होने के कारण निरस्त कर दिए गए। गो रक्षा से संबंधित जो प्रस्ताव पेश किए गए थे वो धार्मिक मुद्दों की श्रेणी में आने के कारण निरस्त कर दिए गए। और तीसरा जो प्रस्ताव पेश किया गया था वह था आर्म्स एक्ट के विरोध में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1877 में अपने कार्यकाल के दौरान लॉर्ड लिटन ने इंडियन आर्म्स एक्ट को अस्तित्व में लाया था। इसके तहत हथियारों की खरीद बिक्री आदि पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। उसी आर्म्स एक्ट को निरस्त करने के उद्देश्य से इस प्रस्ताव को पेश किया गया था। हालांकि एओ ह्यूम ने इसका कड़ा विरोध किया था, लेकिन उनके विरोध के बावजूद यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया।
यह इस अधिवेशन का प्रभाव यहीं पर नहीं रुका। राघवाचार्यार ने लगभग प्रश्न उत्तर के रूप में, जिसमें अंग्रेज अधिकारियों की आलोचना की गई थी, लगभग 30,000 प्रतियां तमिल भाषा में मद्रास के आसपास के क्षेत्रों में और 25,000 प्रतियां क्षेत्रीय भाषाओं यथास्थिति 25,000 प्रतियां उत्तर भारत में निःशुल्क वितरित की थी, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा कि अंग्रेजी सरकार यह सोचने लग गई कि यह संस्था अब कहीं न कहीं अंग्रेजी नीतियों का विरोध कर रही है, और इसके लिए डफरिन ने एओ ह्यूम को एक पत्र लिखा जिसमें कड़े रूप से निर्देश दिया गया था, कड़ा संदेश दिया गया था कि आपने तो कहा था कि यह सेफ्टी वॉल्व की तरह कार्य करेगा, लेकिन यहाँ पर स्थितियां तो दूसरी बन रही हैं। तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है, आप हैं या कोई और? उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट हमें पेश करें। उनसे रिपोर्ट मांगा गया था, रिपोर्ट पे मांगा गया। इसी का परिणाम था कि 1887 के बाद अंग्रेजी सरकार कहीं न कहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विरोधी हो गई, और आगे के अध्याय में हम लोग देखेंगे कि इस विरोधी स्वभाव के कौन कौन से परिणाम निकले। उन सभी बातों पर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।